नमस्कार सीए शिव अरोरा भाई साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार गौतम जी, नमस्कार। बिल्कुल ठीक हूँ। और आजकल कोरोना या लॉकडाउन में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी में? देखिए, लॉकडाउन ने सभी की ज़िंदगी को बदल दिया और एक अपना में बहुत बड़ी महामारी है, पूरा विश्व से पीड़ित है। विश्व की महाशक्तियाँ इसके सामने नतमस्तक हो गई। जी लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश खड़ा हुआ, एक साथ खड़ा हुआ और काफ़ी हद तक हमने इस पर नियंत्रण पाया है। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इस आपदा के समय में जी इसे सेवा ही संगठन है, एक अभियान लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और उसके पास अद्वितीय देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं। तो जब इस प्रकार का संगठन, इस प्रकार का संकट आया, उस संकट के समय में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने आह्वान किया कि सारा का सारा संगठन सेवा में लगे। जी तो एक अभियान आया, सेवा ही संगठन। बिल्कुल। जो पहली हमारी लहर आई थी उसमें सेवा ही संगठन था। जब दूसरी लहर आई तो सेवा ही संगठन पार्ट 2 आया जी और उसमें सभी कार्यकर्ता जनता की सेवा के लिए लगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। जी तो कोरोना के समय में चूँकि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान था और मैं भी एक समाज सेवी रहा हूँ, राजनीति में तो बहुत बाद में आया हूँ, तो मेरा अपना व्यक्तिगत स्वभाव भी रहा है, तो पूरे जिले के कार्यकर्ता उसके लिए लगे। अब उसमें आपको पता है दूसरी लहर बहुत खतरनाक थी। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें हॉस्पिटल्स में एडमिशन्स नहीं मिल रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि जिसे एडमिशन चाहिए था, जो बहुत गंभीर रूप से बीमार था, जी उसे पता ही नहीं था कहाँ पर बेड खाली है, कहाँ वेंटिलेटर मिलेगा, कहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल है कि नहीं है। जी तो उस समय हमने पूरा नेटवर्क बना, तो पूरा हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए ज़रूरतमंदों को हॉस्पिटल में एडमिशन करा सके। एम्बुलेंस नहीं मिलती थी, क्योंकि सामान्य एम्बुलेंस बंद थी। तो एम्बुलेंस ना मिलने के बाद हमने अपनी एम्बुलेंस चलवाई। 3 एम्बुलेंस इस जिले में निःशुल्क हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चलाई। जी उसका पूरा नेटवर्क बना। साथ ही ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या थी कि कई मरीज थे जो घर पे ही रहते थे, होम आइसोलेशन में थे। ऑक्सीजन तो प्रशासन से बात करके उन सबको ऑक्सीजन मिले, तो इसके लिए हमारे सारे कार्यकर्ता लगे। ऑक्सीजन के अलावा खाने के पैकेट हैं, जी तो खाने के पैकेट उन्हें मुहैया कराना। और इसमें सबसे बड़ा जो एक संकट था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत आगे निकल के आए। विशेष रूप से रुद्रपुर में हमारे मंडल के उपाध्यक्ष ललित बिष्ट जी और काशीपुर में हमारे जिले के उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह चंडोक जी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा कि जो कोरोना में जिनका देहावसान हो गया, अब उस समय परिवार के लोग छोड़ के भाग के जाते थे। बिल्कुल। परिवार के लोगों की हिम्मत नहीं होती थी, वो कहते थे अस्पताल में छोड़ देते थे। तो उस समय उनका रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करना, एक तो कोरोना से उनकी मृत्यु हो गई जी जी और उस मृत्यु के बाद इस प्रकार की ये घटना का हो जाना, तो उस समय अंतिम संस्कार एक बहुत बड़ा एक अभियान था, यज्ञ था, एक ईश्वरीय कार्य था। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया। पूरे जिले में लगभग 378 जो अंतिम संस्कार कोरोना पीड़ित के थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से और समाज के और बाकी संगठन है। जी यहाँ पे रुद्रपुर हमारे अरुण चुग जी हैं, उनकी पूरी टीम थी जी जी और उन सब ने मिल के, और काशीपुर में भी और बाकी जगह भी संस्कार किए। तो इस तरीके से चाहे राशन हो, चाहे हमने ऑक्सीमीटर बांटना हो, जी क्योंकि गांव में जब कोरोना हो जाता था तो ऑक्सीजन के लेवल का पता नहीं चलता था। हम सामान्यतः देखते थे जब हॉस्पिटल जा रहा मरीज तो पूछते थे, उसका ऑक्सीजन लेवल ही 40 होता था। बिल्कुल। अब उसे पता ही नहीं है। तो इस चीज़ को समझते हुए कि ये बिगड़ते इसलिए हैं, ये कैजुअलिटी इसलिए हो रही है कि उनका ऑक्सीजन लेवल पता नहीं। जी तो हमने हजारों ऑक्सीमीटर बांटे। तो इस प्रकार से पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे रहे सभी अभियान 2 में। तो जो भी हम लोगों से बन पड़ा, पूरे हमारे नेतृत्व से, हमारी सरकार के द्वारा और इस जिले में भारतीय जनता पार्टी हम सब ने मिलकर किया। तो आपदा तो बहुत थी, लेकिन आत्मसंतुष्टि है कि हम सब लोगों ने समाज के लिए जो कर सकते थे नरेंद्र मोदी जी के अभियान में किया, उसका प्रयास किया। सर, आज आपका एक बहुत अच्छा वर्चस्व है सीए शिव अरोरा जी के नाम से। इससे पहले सीए तो बाद में हुआ आप, उससे पहले आप शिव अरोरा थे। तो मैं जानना चाहूँगा कि शिव अरोरा का जन्म, लालन पालन, पिताजी का एरिया ऑफ बैकग्राउंड और शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई सीए शिव अरोरा जी का? देखिए, मेरा मूलतः जो जन्म है वो गदरपुर से है जी। और पिताजी कृषक परिवार से थे। बहुत ही जैसे कहते हैं निर्धनता, गरीबी उन्होंने देखी जी लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता की थी शिक्षा को लेकर उनके अंदर बहुत रुचि थी। सभी भाइयों में, पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में पढ़ने की ललक के कारण से वो खुद पढ़े। वो साइकिल चला के यहाँ गदरपुर से 7 किलोमीटर दूर है श्याम नगर एक गाँव जी, यानी यहाँ से रुद्रपुर से लगभग 22 से 23 किलोमीटर पड़ता है। वो साइकिल चला के श्याम नगर से यहाँ पढ़ने के लिए झा कॉलेज में आया करते थे, फिर झा कॉलेज से पढ़ के जाया करते थे,
फिर बीच में हॉस्टल में, यहाँ एक सरकारी हॉस्टल था झा कॉलेज का, बहुत छोटा सा, जी उसमें रहा करते थे। बड़ा संघर्ष करके उन्होंने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद वो एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर हो गए, तो बहुत जगह रहे, गोंडा रहे, और ये जो हमारा भिकियासेन है वहाँ रहे, कई जगह उन्होंने नौकरी की। फिर उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। जीवन में उन्होंने बहुत मेहनत की। जी मैंने व्यापार करते करते कई सारे उन्होंने व्यापार किए और बहुत अच्छी स्थिति उन्होंने अपनी मेहनत के बूते पर कराई। जी लेकिन कुछ ऐसी स्थिति रही कि एकदम से आर्थिक संकट आ गए, व्यवसाय सारे बंद हो गए, आर्थिक रूप से बहुत बड़े तनाव थे, दबाव थे, जी चारों बहुत अधिक कर्जा हो गया। अ, ऐसे कुछ कारण रहे उस समय कि एक आर्थिक संकट का दौर आया। बिल्कुल। लेकिन मैं आज भी उनका कृतज्ञ इतना अधिक हूँ कि इतना सब होने के बाद भी उन्होंने कभी मेरी शिक्षा को लेकर कभी व्यवधान नहीं आने दिया। जी मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो शिशु मंदिर गदरपुर से हुई, विद्या मंदिर गदरपुर से हुई। जनता इंटर कॉलेज यहाँ रुद्रपुर का जो है, वहाँ से मैंने कक्षा 12 पास की। ग्रेजुएशन मेरी नैनीताल डीएसबी कॉलेज से बीकॉम मैंने की, जी और बीकॉम करने के बाद मैं दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करने के लिए चला। जी अब ये जो मेरा ग्रेजुएशन का समय था और सीए का समय था, ये परिवार के बहुत बड़े आर्थिक संकट का समय था। मुझे लगता है कि घर में ये भी तनाव रहता होगा कि खर्चे कैसे चलेंगे, लालन पालन कैसे होगा, घर का राशन कहाँ से आएगा, बिजली का बिल कैसे दिया जाएगा। इतने अधिक आर्थिक तनाव संकट का दौर था। जी लेकिन उस दौर में भी हमारे पिताजी ने कभी भी मेरी पढ़ाई को लेकर रुकने नहीं दी। जी उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया, प्रेरणा दी। मैं उनकी प्रेरणा से, माता और पिताजी दोनों से, फिर मैं सीए दिल्ली से की। दिल्ली से करने के बाद दिल्ली में रहने का मन था, लेकिन चूंकि घर में इतने अधिक संकट थे, हम सब जानते हैं सीए का स्कोप दिल्ली में बहुत अच्छा होता है, जी लेकिन घर के जो संकट थे और घर के लोगों ने इतना किया था, तो फिर मैं वहाँ से छोड़ के रुद्रपुर आ गया। 1995 मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। जी तो आर्थिक संकट का दौर था, कर्जे थे, बैंकों के कर्जे भी थे, बाजार के कर्जे भी थे, लेकिन मेहनत की। परिवार का एक माता पिता का आशीर्वाद था, ईश्वर का आशीर्वाद था। जी संघर्ष करते करते अगले 5-7-10 सालों में सारी चीज़ों से उबर आए, और धीरे धीरे फिर जाके अपना एक सीए का ईमानदारी से कोशिश की कि हमारा जो सीए का प्रोफेशन है वो बस बहुत नोबल प्रोफेशन है, बहुत सम्मानित पेशा माना जाता है। बहुत कम लोग सीए हिंदुस्तान में बनते हैं, जी बनते बिल्कुल रहे, बिल्कुल। और उस समय तो बहुत ही कम थे। हाँ तो फिर पूरी मेहनत से की, और मेहनत का लाभ ये मिला कि एक अच्छा प्रतिष्ठा भी मिली, अच्छा काम भी रहा। फिर बाद में मैंने और भी गतिविधियाँ की। 2 कॉलेज मैंने बनाए बाद में। एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का। आपका खुद का हाँ, नाम 6 सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस करके। अच्छा 6 सिग्मा आपका है, हाँ, ठीक है। तो एक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का कॉलेज बनाया। फिर 2019 में एक फार्मेसी कॉलेज भी बना। अब ईश्वर की कृपा से ईमानदारी से करने की कोशिश की। फार्मेसी कॉलेज का नाम बता देते हैं। वो भी 6 सिग्मा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, और वो 6 सिग्मा कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक। एक ही लोकेशन पे? हाँ, लोकेशन एक ही, अलग अलग कॉलेज हैं, हाँ लेकिन लोकेशन एक ही है, एरिया एक ही है। तो 2 कॉलेज भी बनाए, अपनी सीए की प्रैक्टिस की, ईश्वर ने साथ दिया, ईमानदारी से काम किया, तो आज फिर सारी चीज़ें ठीक हुई। जिंदगी इतनी अच्छी चल रही थी, आपने कॉलेज बना लिया था, 2 कॉलेज बना लिए, सीए की चीज़ें होंगी और भी व्यापार होंगे। जब सारा कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो क्यों आपको लगा कि आपको राजनीति में आना चाहिए? और उसके बाद अब जिला अध्यक्ष भी बन गए, तो सब कुछ तो सेटल्ड था, तो क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि राजनीति में आप आए और इतने सक्रिय भूमिका निभाते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी जो उत्सुकता है वो अपनी जगह ठीक है, जी और ये सामान्य प्रश्न मुझसे पूछा जाता है जी। कि राजनीति में सामान्यता बरसों बरसे आदमी राजनीति में होता है, और उसका जीवन राजनीति में निकला होता है। अब मेरे जैसा एक पेशेवर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, समाज सेवा में लगा हुआ था, और वो एकदम से 2015 में आके राजनीति में आता है, 2016 में जिलाध्यक्ष बन जाता है जी, और फिर सक्रिय राजनीति में अपने पूरा, लगभग अब पूरा समय मेरा सक्रिय राजनीति में लगता है जी। भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। तो उत्सुकता सबको रहती है, लेकिन मूलतः इसके 2 कारण हैं। जी पहला कारण ये है कि मैं समाज सेवा में हमेशा सक्रिय रहा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे भारत विकास परिषद के माध्यम से हो, जेसीस के माध्यम से हो, या जिन भी माध्यम से हो, हम लोग काफ़ी सक्रिय रहते हैं। यहाँ पर कुछ छात्रावास चलते हैं, उन छात्रावास में बहुत सक्रिय भूमिका रही। दुधिया बाबा कन्या छात्रावास है, बालिका कन्या इंटर कॉलेज है, नॉर्थ ईस्ट की बच्चियों के लिए, उसमें बड़ी सक्रिय भूमिका में हम लोग लगे रहते थे। तो जहाँ मौका मिलता था लगे रहते थे। मैं संघ का स्वयंसेवक रहा, आरएसएस का जी, और मेरा पूरा जीवन आरएसएस में ही, मेरा जो भी आज व्यक्तित्व है, जो भी मेरी सोच है, और मैं मानता हूँ कि ये सब कुछ मेरा संघ के कारण से है। जी
कि बचपन से संघ की शाखाओं में जाना, संघ का प्रशिक्षण होना और संघ से देश और समाज के लिए और हिंदुत्व के लिए करने की जो प्रेरणा मिली वो मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया जी। तो मेरा उसी में जीवन चल रहा था, अपना काम धंधा करना, समाज सेवा करना और हिंदुत्व के लिए काम करना। अब 2014-15 में मेरा तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी रहे जिनका जीवन में मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा, जिनका बहुत स्नेह रहा, मेरे व्यक्तित्व के विकास करने में हमारे उन अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। उनके साथ चर्चा करते करते ये राजनीति का विषय भी आया जी। उस समय पहली बार भूमिका बनी कि क्या राजनीति में अच्छे लोगों की और आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी तब तक देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे जी। तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद युवाओं में एक बहुत बड़ा उत्साह था और राजनीति को लेकर एक सामान्य सोच भी बदल गई थी। ऐसा लग रहा था कि नहीं, राजनीति का अर्थ है देश के लिए, देश की जनता के लिए, गरीबों के लिए कुछ करना। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई राजनीतिक दिशा भारत को मिल रही है जी। जो क्रांतिकारियों के सपनों को पूरा करने वाली है, जो इस देश के जो देशभक्त लोग हैं जिन्होंने अपने प्राण दे दिए, उन्होंने जो स्वप्न देखे थे उन सपनों को पूरा करने वाली है, जो इस देश की संस्कृति और इतिहास के अनुरूप ये भारत खड़ा हो विश्व में जी। और विश्व की महाशक्ति बने, फिर से विश्व गुरु बने, ऐसी राजनीति नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होने वाली है। तो एक उम्मीद सबको थी। उस समय राजनीति के विषय में चर्चा हुई कुछ बड़े हमारे अधिकारियों के साथ जिनकी प्रेरणा से मैं समाज का काम भी करता था, संघ का काम भी करता था। तो उस समय पहली बार चर्चा आई, बहुत चिंतन मनन किया। तो उस समय लगा कि कई जो मित्र थे उन्होंने स्पष्ट रूप से मना किया मुझे, भाई राजनीति में तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, राजनीति में सामान्यतः आदमी नाम और पैसा कमाने के लिए जाता बिल्कुल, है और आपके पास दोनों की ऐसी कोई तुम्हारी रुचि नहीं है जी। तो तुम क्या करोगे जाके। और वैसे भी उसे कहा गया कि ये तो काजल की कोठरी है जी। वहाँ जाके तो आदमी काला होकर आता, आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, चारित्रिक लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो वहाँ तुम कैसे रहोगे, वहाँ तो चारों ओर वातावरण बहुत अच्छा नहीं माना। तो मैंने कहा जब नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी है उसने एक अलग वातावरण दिया है, एक अलग वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था दी है जो ईमानदार है, तो फिर निर्णय लिया। तो निर्णय लेने के बाद ये सोचा कि जब समाज का काम करना है तो फिर राजनीति में आके किया जाए। तो फिर भारतीय जनता पार्टी का फिर मैं 2015 में सदस्य बना और 2016 में ही भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उधम सिंह नगर जिले का जिलाध्यक्ष बनाया। उससे लगातार तब तक से मैं जिलाध्यक्ष चल रहा हूँ। 2019 में फिर मुझे जिलाध्यक्ष बना दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। आरंभ में लगता था कई बार कि राजनीति में इस तरीके के प्रोफेशनल लोग थोड़े कम हैं जी। लेकिन वहाँ जाने के बाद एक आत्मसंतुष्टि है कि एक तो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जी। एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा और तीसरा ऐसा लगता है कि राजनीति भी एक समाज सेवा का बहुत अच्छा माध्यम है अगर आप ईमानदारी से करें जी। और अगर शीर्ष नेतृत्व का पार्टी का आपके ऊपर विश्वास रहे तो राजनीति भी आपको एक अवसर देती है समाज की सेवा करने का। तो आज मुझे आत्मसंतुष्टि है कि पिछले 5 साल में राजनीति में आने के बाद ईमानदारी से काम किया, पार्टी ने बहुत सम्मान दिया, कार्यकर्ताओं को बहुत अधिक प्यार मिलता है जी। और कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा करें। चुनाव बहुत नज़दीक है, सन 2022 में चुनाव है। माननीय राजकुमार ठुकराल जी 2 बार से विधायक भी हैं हमारे क्षेत्र से, उसके बाद भी आपकी प्रबल दावेदारी है, यूथ आपके संग कनेक्ट कर रहा है, सभी लोग चाहते हैं कि शिव अरोड़ा जी इस बार विधायक बने, तो क्या प्रबल दावेदार हैं, ऐसा आपको लगता है? देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है जी। जो काम करने का तरीका है बिल्कुल अलग है। जी। यहाँ पर दावेदारी नाम की कोई चीज़ होती नहीं। जी। यहाँ कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा जाता कि आप विधायक के दावेदार हैं कि नहीं। जी। यहाँ पर आपको बस काम करना होता है, जो आपका नेतृत्व हमें काम देता है उस काम को करना होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बना जी। और मुझे ईमानदारी से काम करना था। अभी मेरा सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, JP नड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में हम सब लोग लगे। तो यहाँ पर जो हमारी जो 9 विधानसभा सीटें हैं उसमें से 8 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी में जीती। जी। यहाँ जब नगर निकाय के चुनाव हुए तो 2 नगर निगम थे, दोनों के नगर निगम भारतीय जनता पार्टी ने जीते। जी। फिर इसके बाद यहाँ सहकारिता के चुनाव थे, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो है उसका चेयरमैन कभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं रहा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना। 14 में से 11 जो डायरेक्टर निर्विरोध चुने गए। 83% जो सहकारी समितियाँ हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीती। ये पहली बार उधम सिंह नगर जिले में हुआ। पंचायत चुनाव जब आए
तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ से चुना गया। जी 7 ब्लॉक में से 6 ब्लॉक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीते, तो ये भी उपलब्धि रही। साथ ही साथ अभी जो हमारा लोकसभा चुनाव 2019 का हुआ था, मुझे गर्व है कि अजय भट्ट जी जैसा नेता यहाँ हमें सांसद के प्रत्याशी के रूप में मिला। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके लिए लगे, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व था। उत्तराखंड में सर्वाधिक मत अगर किसी लोकसभा प्रत्याशी को भाजपा से मिले तो उधम सिंह नगर जिले से मिले। तो अपने जिलाध्यक्ष रहते हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण से इस प्रकार की उपलब्धियां इस भारतीय जनता पार्टी को उधम सिंह नगर जिले में मिली हैं, तो बड़ी आत्मसंतुष्टि है। तो यहाँ दावेदारी का कोई वो नहीं है, यहाँ शीर्ष नेतृत्व हमेशा देखता रहता है वो कार्यकर्ता की योग्यता, क्षमता और उसके आधार पर उसकी उपयोगिता कहाँ पर है जी, वो तय कर लेता है और वो बताता है अब आपको ये करना। भाई हमारे मदन कौशिक जी पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, वो पहले मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, सरकार के प्रवक्ता भी थे, संसदीय कार्य मंत्री भी थे, बहुत अच्छे अनुभवी हैं। तो शीर्ष नेतृत्व ने कहा नहीं अब पार्टी का संगठन संभालो जी, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। पुष्कर सिंह धामी जी पिछली 2 बार मंत्री भी नहीं बने थे, अब जाके वो जो है सीधा मुख्यमंत्री बन गए जी। बिल्कुल। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, तो यहाँ किसी को दावेदारी नहीं करनी, कुछ भी हो सकता है, यहाँ काम करना है। तो ठीक है, चर्चाएं चलती रहती हैं, चर्चाएं अपनी जगह हैं। देखिए जो राजनीति में लोग हैं, जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, मीडिया है, सोशल मीडिया है, ये कयास लगाता रहता है, लगाते रहना चाहिए, वो अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक मैं व्यक्तिगत हूँ जी, तो इसमें कोई दावेदारी नहीं होती। जो भी भूमिका मुझे मेरा नेतृत्व देगा, आज उसने जिलाध्यक्ष दे रखे, ज़्यादा ईमानदारी से कर रहे हैं और आत्मसंतुष्टि है कि अभी तक के अच्छे परिणाम रहे हैं। और बूथ तक का संगठन, इस समय मेरा काम है कि इस जिले के बूथ तक के संगठन को मजबूत करना जी, पन्ना प्रमुख बनवाना, पन्ने की टोली बनवाना। तो जो भी मेरे चुनाव की दृष्टि तैयारी जिले की है, मैं उसे करा रहा हूँ। हमारा नेतृत्व के कार्यक्रम आ रहे हैं, हम उसे कर रहे हैं। बाकी जो भूमिका नेतृत्व देगा, हमें हमारा काम उसी को करना है, तो दावेदारी तो हमें करनी नहीं है। लेकिन जो भी निर्देश देता है हमें वही करना होता है और जो देगा उसके हिसाब से करेंगे। क्षेत्र में बहुत सारे नेता हैं, चाहे माननीय विधायक जी हों और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो सीए शिव अरोरा जी हैं, इनसे यूथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है। इनके आसपास में यूथ ज़्यादा पाता हूँ, तो ऐसा क्यों रहता है? ऐसी क्या खास विशेषता आप में या आपकी बातों में कि यूथ एकदम से कनेक्ट कर जाता है? देखिए, यूथ कनेक्ट करने के कई कारण हैं जी। पहला कारण तो है नरेंद्र मोदी जी जी, कि नरेंद्र मोदी जी को लेके इस समय यूथ में बहुत ज़्यादा विश्वास है जी। जिस प्रकार से यूथ राजनीति को लेके और राजनीतिक लोगों को लेके निराश था, उस निराशा के बीच में नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो यूथ के अंदर, युवाओं के अंदर विश्वास आता है कि उनकी इच्छाओं के अनुरूप ये भारत बनेगा, जिसमें रोजगार भी होगा, जिसमें स्वावलंबन भी होगा, स्वरोजगार भी होगा, जिसमें अच्छी शिक्षा भी होगी, अच्छा स्वास्थ्य भी होगा। साथ ही साथ युवा एक भावुक होता है और युवा क्रांतिकारियों से जुड़ा है, इतिहास से जुड़ा है। तो उसके मन की इच्छा है कि जो यहाँ के भारत के जो मान बिंदु हैं, भारत के जो मूल बिंदु हैं, जिसके कारण से भारत की पहचान थी, वो भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे होंगे। अब युवाओं को क्यों नहीं जुड़ेंगे? जब राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, आदरणीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आने के बाद आरंभ हो जाता है, जो 500 साल में नहीं हुआ, और लाखों राम भक्तों ने इसके लिए बलिदान दे दिए जी। और लाखों लोग सोचते थे भी कभी ये स्वप्न पूरा होगा कि भगवान रामलला का जहाँ जन्म हुआ मंदिर बनेगा जी, लेकिन वहाँ आज मंदिर बन रहा। कल 5 अगस्त है, हमें ध्यान है कि आज से जो है 1 वर्ष पूर्वी रामलला मंदिर का जो है शिलान्यास हुआ था और मोदी जी ने किया था। यूथ इसलिए भी जुड़ा है कि जो कश्मीर है, उसे लेके लगता था कि हमारे हाथ से कश्मीर चला गया, धारा 370 है, कश्मीर एक ही देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान है। अब हमारी सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत कश्मीर का जो है धारा 335 से, अमित शाह गृह मंत्री जी उन्होंने प्रस्ताव रखा और ख़त्म हो गया। यूथ किस कारण से भी जुड़ा है, यूथ ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर भी जुड़ा है। तो यूथ सारी चीज़ों पर जुड़ा है। यूथ भारतीय जनता पार्टी के कारण से भी जुड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अब चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ और सबसे पहला काम है युवाओं को जोड़ने का, तो मेरा व्यक्तिगत प्रयास भी होता है कि युवाओं के बीच में बैठना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनके विचारों को सुनना, उनकी जो भी जरूरत है उसे पूरा करने की कोशिश करना।
अब ईमानदारी से करने की कोशिश करते हैं तो यूथ कनेक्ट होता है, यूथ के बीच में जब जाते हैं बैठते हैं। अब राजनीति में यूथ बहुत सक्रिय है। और दूसरा एक चीज़ और हमें माननी पड़ेगी कि राजनीति में छल प्रपंच, जी ये माना गया कि राजनीति का अर्थ है छल प्रपंच करना, जी कहना कुछ करना कुछ, लेकिन हर आदमी समझता है। और हमने राजनीति जो रखी वो बड़ी स्पष्ट रखी। जी तो मुझे लगता है कि छल प्रपंच से दूर आप ईमानदारी के साथ अगर बात करते हैं, ईमानदारी के साथ अपने यूथ के साथ जुड़ते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके दुख में सुख में खड़े होते हैं, तो यूथ हमेशा जुड़ा होता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब चारों ओर इतना सैकड़ों का यूथ आता है और इतना प्यार देता है समाज, ये सबसे बड़ी ताकत है हमारी, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि यही कारण है। दूसरा हो सकता है मेरी एजुकेशन एक बहुत बड़ा कारण जी हो सकता है कि चूँकि मेरी पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं रही तो लोगों का विश्वास थोड़ा ज़्यादा बन जाता है मेरे ऊपर, तो ये कारण हो सकता है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब सैकड़ों यूथ, हजारों यूथ आपके साथ जुड़े होते हैं और मेरे पास सुबह से शाम तक यूथ के साथ बैठना होता है और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। आपके इस शब्दों में मैं कह देता हूं कि आप कह रहे हैं कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो वो आपको जिम्मेदारियां देता है, उसका आह्वान करते हैं। भविष्य में अगर आपको पार्टी टिकट देती है और आप चुनाव जीतते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उम्मीद है, तो उसके बाद जो इसमें क्या ऐसी कमियां रह गई हैं आपके क्षेत्र में जिसका आप चाहेंगे कि वो सारी कमियां पूरी हों? देखिए, चुनाव लड़ना अलग विषय है जी, वो तो शीर्ष नेतृत्व तय करता है जी, किसने लड़ना क्या लड़ना, हम लोगों को अपना काम करना होता है। जी, लेकिन ये तय है कि चूँकि मैं रुद्रपुर का रहने वाला हूँ हम्म, और रुद्रपुर के सभी लोगों के साथ बैठना होता है। यहाँ का गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ का नगरीय क्षेत्र है, यहाँ की बस्तियाँ हैं, यहाँ का स्लम एरिया है, यहाँ के उद्योग हैं, यहाँ के मजदूर हैं, उन सब के साथ बैठना होता है। तो मुझे बहुत सारे बिंदु प्रमुखता से नज़र आते हैं। सबसे प्रमुख बिंदु तो नजूल का है जी, कि यहाँ पर हजारों परिवार ऐसे हैं जो नजूल पर हैं, 40-40, 50-50 साल से हैं, लेकिन उनके पास मालिकाना हक नहीं है। जी, बीच में उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया तो बहुत बड़ा एक दबाव भी आ गया था, तनाव भी आ गया था, लेकिन उस पर उच्चतम न्यायालय में रोक लग गई क्योंकि हमारी सरकार उस समय उच्चतम न्यायालय में चली गई थी, जी, तो वो उजड़ना तो उनका रुक गया। लेकिन अब है हमारा मालिकाना हक देना। जी, तो सबसे बड़ी बात है नजूल का मालिकाना हक, ये सबसे प्रमुख मुद्दा है। जी, हमारी सरकार और हमारी संगठन का संकल्प है। मुझे लगता है बहुत जल्दी ही मेरी आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से और नगर विकास मंत्री हमारे बंशीर भगत जी से, दोनों से बहुत गहन वार्ता हो चुकी। बहुत जल्दी इस विषय को समाधान करते हुए नजूल का जो सरकार के द्वारा मालिकाना हक दे दिया जी, ये सबसे प्रमुख मुद्दा। दूसरा हमारे यहाँ जो प्रमुख मुद्दा है वो हमारी जो स्लम बस्तियाँ हैं, जी, उन बस्तियों का नियोजित विकास। हम्म, अब नियोजित विकास में अब नगर निगम आया है, नगर निगम बहुत अच्छी तरीके से वहाँ सड़कें नाली बनाने का प्रयास कर रहा जी, और विकास हो रहा वहाँ पर। अब उसमें और सारी चीज़ें, गंदगी कैसे कम हो, वहाँ की सीवर लाइन है, वहाँ की पार्क हैं, वहाँ की सामुदायिक भवन हैं, वहाँ पे अच्छे स्कूल हों, ये सारी स्लम एरिया की हमें व्यवस्था करनी है। स्लम एरिया को लेकर मेरा एक मानना है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है जी, और स्पेशली EWS का जो कॉन्सेप्ट है, इस शहर में लगभग 20,000 EWS आवास की आवश्यकता है। अगर हम EWS आवास 20,000 बना देते हैं तो काफ़ी हद तक जो स्लम एरिया है उसका दबाव खत्म होता है, स्लम एरिया साफ सुथरे हो जाते हैं। जी, अब वो 5-5 हज़ार करके हम बनाना आरंभ करें ताकि अगले 10 से 15 सालों में 15 से 20,000 आवास यहाँ के लोगों को दे सकें। जी, क्योंकि यहाँ औद्योगिकरण के कारण से यहाँ बहुत अधिक मजदूर भी आए हैं, यहाँ बहुत बड़ा व्यापार बढ़ा है, जी, तो इस कारण स्लम एरिया पे बहुत बड़ा दबाव बढ़ा है। जी, अब उनके रहने के लिए साफ सुथरी आवास की व्यवस्था है, तो उसके लिए वो सबसे अच्छा EWS जी, और प्रधानमंत्री आवास योजना है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से कम 20,000 परिवारों को बहुत सस्ते में 2.5 लाख 3 लाख में उन्हें मकान मिल जाए और उसकी भी किस्तें 2-3 हज़ार रुपये महीने की हों, इस तरीके से उसकी व्यवस्था बने। तो ये व्यवस्था अगर होती है तो यहाँ का जो हमारी बस्तियाँ हैं जी, उन्हें साफ सुथरी जगह में, जहाँ पीने का पानी हो, सफाई हो, गंदगी ना हो, ऐसी जगह पर वो जाके रह सकेंगे। इस प्रकार की हमारी व्यवस्था की अभी तो एक वो है, बहुत बड़ा काम है। पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, तो शहर के अंदर जो मेन स्थान है वहाँ पार्किंग की व्यवस्था है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी जो हमारी आवश्यकता इस समय पार्किंग के साथ साथ है, यहाँ पर वाटर लॉगिंग की है कि पानी का भराव, बरसात होते ही पानी का भराव हो जाता है
तो पूरा एक हमारे पानी की निकासी की व्यवस्था बने। जी। और उसकी सबसे महत्वपूर्ण सीवर लाइन है। अगर सीवर लाइन पूरे शहर में आ जाती है तो ये जो सड़क के किनारे किनारे में गंदगी नज़र आती है और बरसात में पानी भरने का होता है, ये अपने आप में समाप्त हो जाती है। तो ये समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारे विषय हैं जिनका इस रुद्रपुर को, यहाँ की बस्तियों को, और बाकी सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी सरकार की योजना है जी, केंद्र सरकार की योजना है और प्रदेश सरकार की योजना है, वो ज़रूरतमंद तक पहुंच जाए। तो उसके लिए एक यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा उसकी व्यवस्था बननी चाहिए जी, मेरा मानना है। क्योंकि सरकारी कार्यालयों पे बहुत अधिक बोझ होता है। जी, तो गरीब आदमी वहाँ जा जाके बहुत परेशान हो जाता है। तो बीच में हम जैसे राजनीतिक लोग क्या व्यवस्था ऐसी दे सकते हैं जिससे गरीब आदमी को सरकारी कार्यालयों के धक्के ना खाने पड़े। वो सीधा वहाँ आए, वहाँ आके अपने कागज़ दे और एक बार जमा करने के बाद उसको फॉलो करके उसकी मजदूरी भी करता रहे, वो खेती भी करता रहे, भागना पड़े लेकिन हम उसके काम करा दें। जी, चाहे किसान सम्मान निधि है, चाहे अटल आयुष्मान योजना है, जी, चाहे महालक्ष्मी योजना, जितनी भी योजनाओं का लाभ, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, जाति प्रमाण पत्र है, जी, तो इन सब कामों को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराया जाए और व्यवस्थित तरीके से कराया जाए। तो इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं। हमारे शहर के जो विधायक हैं माननीय श्री राजकुमार ठुकराल जी, हिंदूवादी नेता अपने आप को कहते हैं, हिंदू हृदय सम्राट भी बोर्डों पे लिखा जाता है उनके नाम के नीचे। आजकल उनके बोल थोड़े से बदल रहे हैं। एक पार्षद हैं नूर अहमद जी, कई अभी मैंने वीडियो क्लिपिंग ऐसी देखी है जहां वो जाते हैं कई सभाओं में और बात कर रहे हैं कि जो मुस्लिम जाति के लोग हैं मैं उनके लिए या उनके एरिया के लिए सड़कें बनवा रहा हूँ, नालियाँ बनवा रहा हूँ। या नूर अहमद साहब जो आके मुझसे कहते हैं आप लोग के हित के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो क्या माना जाए कि श्रीमान जो विधायक साहब हैं उनके बोल अब बदल गए हैं, वो जो हिंदू हृदय सम्राट थे अब उनका अब हृदय कहीं और परिवर्तन हो रहा है? देखिए, ये किस व्यक्ति के क्या सोचने का नजरिया है, उनका अपना व्यक्ति सोचने का नजरिया जी। है। बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं जी, बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, जी, इसलिए उन्होंने उनका अपना एक राजनीति का तरीका है और राजनीति का अपने तरीके से कर रहे हैं जी, और अच्छी कर रहे हैं। एक लोकप्रिय विधायक हैं वो अपने आप में, इसलिए उनके किसी भी स्टेटमेंट के बारे में जी, या किसी भी वीडियो के बारे में मेरा कमेंट करना तो ठीक नहीं है, जी, लेकिन ये ठीक है कि हिंदुत्व हमारी आत्मा है जी, और हिंदुत्व हमारी आत्मा है। तो हिंदुत्व की परिभाषा बड़ी स्पष्ट है। जी, हिंदुत्व यानी हिंदुत्व है। जी, हाँ, आपने जो नूर अहमद की बात की, जी, ये तय मानिए नूर अहमद एक अपने आप में एक दंगाई है। जी, नूर अहमद पे 2 अक्टूबर के दंगों का आरोप है कि उस समय जितनी आगजनी हुई, जिस प्रकार की लूटपाट हुई, उस समय जो आरोपी थे उन्हें भड़काने वाले लोगों में और उनके सबसे अगुआ लोगों में नूर अहमद। जी, इस रुद्रपुर का एक हिंदू इस बात को जानता है कि 2 अक्टूबर के दंगों में उसका सूत्रधार अगर कोई था तो नूर अहमद। जी, अब उसके प्रति जो है किसी भी प्रकार की, ऐसे व्यक्ति को हम किसी भी प्रकार की, जिसे कहते हैं कि राजनीतिक संरक्षण देने की बात या उसके कहे से काम करने की बात, ये एक मुझे लगता है कि अपने आप में बड़ा गंभीर विषय है जी, कि वो अपने आप में ठीक नहीं है। लेकिन ये तय बात माने कि काम किसी के भी करें, मुस्लिम भी यहीं के रहने वाले हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा उनके काम करने में कोई आरोप है या कोई किसी को अपराध है, जी। लेकिन कम से कम दंगाइयों से हमें दूर रहना चाहिए, मेरा मानना है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर, और लास्ट में यही सवाल पूछना चाहूँगा कि आप बहुत एक छोटे परिवार से निकले हैं, बहुत सारा कर्जा भी था आपके पिता के ऊपर, और उसके बावजूद आपने जो वर्चस्व से खड़ा किया है, कायम किया है। और जब मैं आज के यूथ से मिलता हूँ, मेरे बहुत सारे जो दोस्त भी हैं जो मेरे संग पढ़ाई कर रखे हैं, बहुत निराशा से भरे रहते हैं कि मेरे संग ये नहीं हो रहा है या मेरी ज़िंदगी इस तरीके से चल रही है, और आपको देखता हूँ एकदम से मोटिवेशन आता है। तो क्या कहना चाहेंगे आज के यूथ के लिए आप? देखिए, मैं बस स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूँगा, ये ठीक है कि भारत में कुछ समय निराशा का रहा। जी, हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे, चाहे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, उधम सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, ऐसे हजारों लाखों जो क्रांतिकारी रहे, जी, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और एक ऐसा देश बनाने के लिए संघर्ष किया जी,
जो विश्व की महाशक्ति बनेगा, जहाँ पर देश की संस्कृति के आधार पर जी यह देश चलेगा, किसी की नकल करके नहीं चलेगा। जी और युवा, महिला, मजदूर, किसान, ये जितने भी हमारे वर्ग हैं, उन सबकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा। जी बीच में राजनीतिक व्यवस्था इस प्रकार की रही कि ये आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाई, जी और युवाओं के बीच में एक राजनीतिक व्यवस्था के लिए अविश्वास भी आया। उन्हें लगा कि राजनीतिक लोग और राजनीतिक व्यवस्था के लोग ये युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले हैं, जी उनको रोजगार देने वाले नहीं हैं, उनके मान सम्मान को पूरा करने वाले नहीं हैं। इस प्रकार का एक असंतोष का भाव भी रहा। लेकिन वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार देशभक्तों की सरकार है, जी युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने वाली सरकार है। जी अब ये समय, आने वाला समय भारत का समय है, युवाओं का समय है। जी तो सभी युवा पूर्ण मनोयोग के साथ और पूरी ऊर्जा के साथ और उत्साह के साथ इस देश के विकास के लिए लगे, देश के सम्मान के लिए लगे, और जहाँ पर भी जिस भी प्रकार के उनके सुझाव जी वो हम सब लोगों के माध्यम से दें। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके माध्यम से जो प्रदेश सरकार से कराने जाने वाली चीज़ें हैं युवाओं के लिए, उसे हम अवश्य पूरा कराएंगे। जी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी खुद भी युवा हैं, और उनके आने के बाद युवाओं के अंदर बहुत अधिक उत्साह आया है। युवाओं को लग रहा है कि हम मुख्यमंत्री बन गए हैं, जी कि 45 वर्ष का व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बन रहा है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में हर युवा को सम्मान मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल। और इस बार तो नारा भी चल रहा है, अब की बारी जो है युवा सरकार 60 के पार, जी तो ये नारा भी चल रहा है। तो युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी भी लगे हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी भी लगे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार युवाओं के साथ है, उनके रोजगार के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए हर तरीके की योजनाएं आ रही हैं। और जिस प्रकार की उनकी कोई व्यक्तिगत समस्या भी हो, उसके लिए हम लोग बैठे हैं। तो आप पूर्ण मनोयोग से इस देश के विकास के, प्रदेश के विकास के और रुद्रपुर के विकास के लिए आगे बढ़कर आएँ, और हमारी पूरी पार्टी और पूरी सरकार आपके साथ खड़ी। सर, मेरा चैनल है यूट्यूब पर, फिल्मी चाणक्य नाम है उसके लिए इंटरव्यू कर रहे थे हम, तो उनके दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितना मैंने फिल्मी चाणक्य के बारे में देखा है जी, तो पहले तो मुझे बहुत जानकारी नहीं थी, पहले कुछ दिनों से जानकारी आई, तो जितने कम समय में आपकी लोकप्रियता आई है, आपकी व्यूअरशिप आई है, और सबसे अच्छी बात है कि आप कभी भी किसी गंभीर विषयों को लेके आपने अपने चैनल के माध्यम से सारी चीज़ें की हैं, तो बहुत लोकप्रिय भी हैं, रुचिकर भी हैं जी, और उसमें हर तरीके का मनोरंजन भी है, राजनीति भी है, इतिहास भी है। मैं देख रहा था उसमें हर तरीके के आपके चैनल पर सारे विषय आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा चैनल है। और जितनी कम आयु में और आपकी इतनी अच्छी जो टीम है जी, उस टीम ने जिस तरीके से बिल्कुल पेशेवर तरीके से इस चैनल को खड़ा करने की कोशिश की है, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं चाहूँगा कि आपके चैनल को सब लोग देखें, सब्सक्राइब करें, और आपका चैनल समाज के लिए और अच्छा योगदान कर पाए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे सीए शिव अरोरा साहब। बचपन आपने सुनी लिया, कितना ऐसी परिस्थिति में गुजरा है कि घर में पैसों की तंगी थी, आर्थिक तंगी थी, उसके बावजूद पिता ने इनको पढ़ाया लिखाया, ये दिल्ली गए, आज खुद 2 कॉलेज के मालिक हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। आज युवा इनसे कनेक्ट करता है, और सीए के बाद बहुत अच्छा व्यवसायिक जीवन चल रहा था, और उसके बाद ये राजनीति में आए देश सेवा के लिए। युवा आज इतना इनको कनेक्ट कर रहा है, तो उम्मीद है आपको इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा। जो युवा निराश होते हैं, और जो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सरकार में दिक्कतें हैं, ये सारी चीज़ें, तो देख लेंगे इंटरव्यू तो समझ में आ जाएगा कि घर की स्थिति कैसी हो, आपकी स्थिति कैसी हो। अगर आपके अंदर जज्बा है कुछ कर गुजरने का, तो आप कुछ कर सकते हैं। जब ऐसा व्यक्ति सीए बन सकता है, जिला अध्यक्ष बन सकता है भारतीय जनता पार्टी का, तो आप भी कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। आपको तो सिर्फ एक रोजगार की तलाश रहती है, और आप एक रोजगार नहीं पा सकते हैं। तो सर, मोटिवेशन है उसके लिए। तो देखिए इंटरव्यू, आगे फिर मैं किसी इंटरव्यू के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ बिगनिंग।